ये बात तब की है जब रायपुर में मेरी नई जॉब लगी थी। मैं अपने गांव से बहुत दूर वहां जॉब करने गया था। मुझे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका पसंद नहीं था, तो मैं एक एकांत जगह पर किराए के कमरे में रहने लगा। नई जॉब काफी अच्छी थी। मुझे रोज बस से वहां जाना पड़ता था। मेरे साथ एक और लड़का भी जाता था जिसका नाम राहुल था। वो कुम्हारी में रहता था और बहुत जल्दी ही मेरा अच्छा दोस्त भी बन गया। हम हमेशा साथ में आने जाने लगे थे। हम साथ में लंच भी करते थे और काफी मूवीज वगैरह की बातें भी किया करते थे। हालांकि जब भी वो पॉलिटिकल रिलेटेड बातें करता था तब मेरा सर फटने लगता था। उसकी हरकतें दिन पे दिन मुझे थोड़ी एनोइंग फील होने लगी थी, पर वो मेरे साथ इतना अच्छा रहता था कि मैंने उन सब चीजों को अवॉइड किया। वो मेरे काफी काम आता था और मेरी हद से ज्यादा हेल्प भी करता था। कई बार मैं अपना लंच नहीं ला पाता था तो वो मुझे अपना लंच खाने के लिए दे देता था, ये बोल के कि उसे भूख नहीं है। कई बार बारिश में छाता न लाने से वो मुझे अपना छाता दे देता था, ये बोल के कि उसके पास एक एक्स्ट्रा छाता है, जो कि ऑब्वियसली नहीं होता था। भला इतने अच्छे इंसान से किसी को क्या ही परेशानी होगी, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है जो उसने पार ही कर दी थी। कई बार ये सब देखकर मुझे काफी ऑकवर्ड और अजीब सा फील होता था। मैंने उसे इंस्टा पे फॉलो भी कर रखा था, जिस वजह से इंस्टा फीड में कई बार उसकी लाइक की हुई पोस्ट मेरे सामने आ जाती थी, जो काफी वल्गर और अश्लील होती थी और ज्यादातर तो एलजीबीटीक्यू से रिलेटेड होती थी। मुझे तब से उस पर और भी ज्यादा शक होने लगा। मैं उससे थोड़ी दूरी बनाना चाहता था, लेकिन वो तब भी मेरे पीछे चिपका रहता था। यही सब चलता रहा और एक दिन मैंने उसे रोते हुए देखा। वो ऑफिस के एक रूम में अकेले बैठकर रो रहा था। वैसे तो ज्यादातर डिप्रेशन में ही रहता था और हमें सपना रोना बताता था। वो मेरी काफी हेल्प करता था, इसलिए इंसानियत की नाते मैं भी उसके पास चला गया ये पूछने के लिए कि आखिर उसे क्या हो गया है। जिसके बाद वो अपना वही रोना शुरू कर देता है कि इससे कोई प्यार नहीं करता, वो एकदम अकेला है, वो सबके साथ अच्छा करता है लेकिन कोई भी उसके साथ नहीं रहना चाहता। ये सब सुनने के बाद मैंने उसे तसल्ली दिया कि कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ ना, कोई नहीं तो क्या हुआ, मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त रहूंगा। ये बोलना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। जिसके बाद वो मुझसे लिपट कर रोने लगा, और वो सिर्फ रो ही नहीं रहा था, वो बहुत ही घिनौने तरीके से वो मेरे गले को चूम रहा था। मैं उसे छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मुझे कस कर पकड़ लिया था। यहाँ तक कि उसने मुझे आई लव यू भी कहा। उसकी हरकतें और भी अजीब होते जा रही थी। जिसके बाद मैंने उसे जोर से छुड़ाया और उसे धक्का दे दिया, जिसके बाद वो साइड में रखे कांच के टेबल में गिरता है और उसे बहुत गहरी चोट आ जाती है। लेकिन मैं उसे वहां उसी हालत में छोड़कर भाग गया। जो हरकत उसने की उसके बाद से मुझे काफी ज्यादा घिन महसूस हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जल्द से जल्द घर पहुंचकर नहा लूं। ये तो अच्छा था कि सब तक मेरे घर का एड्रेस नहीं पता था, वरना क्या पता वो वहां भी आ जाता। लेकिन भले वो मेरे घर का एड्रेस नहीं जानता था, लेकिन उसके पास मेरा नंबर और मेरी इंस्टा आईडी थी। जिसके बाद वो मुझे टेक्स्ट करके परेशान करने लगा। वो मुझसे कहने लगा कि तूने भी आखिरी में अपनी औकात दिखा ही दी, तू भी मुझे छोड़कर चला गया। मैंने उसे रिप्लाई किया कि तेरे लाइक्स को देखकर मुझे तो तभी समझ जाना चाहिए था कि तू किस तरह का आदमी है। मुझसे दूर रह गे साले, वरना कंप्लेन कर दूंगा तेरी। उसने कहा कि मैं गे हूँ तो इसमें क्या बुरा है, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, इसमें क्या गलत है, देख बस तू ही मेरा सब कुछ है, तेरे अलावा मेरा कोई नहीं। वो ऐसी घिनौनी और अजीब सी बकवास कर रहा था, जिसके बाद मैंने उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। दूसरे दिन जब वो ऑफिस आया तब मैंने उसे इग्नोर किया। बेशर्मी की हद तो तब पार हुई जब वो फिर भी मेरा पीछे नहीं छोड़ रहा था। मैंने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा, उससे कॉलर को पकड़कर झिंझोड़ा और उसे वहीं पर धक्का दे दिया। जिसके बाद मैंने तुरंत बॉस के पास जाकर उसकी हरकतों की शिकायतें की। फिर बॉस ने उसे नौकरी से निकालने की धमकी भी दी। इन सब के बाद भले वो मेरा पीछा नहीं करता था, लेकिन इन सब के बाद भी वो मुझे देखता रहता था। वो हर जगह हर पल मेरी तरफ ही देखता रहता था। ये सब चीजें मुझे बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड लगती थी। मेरा दम घुटता था, ऐसा लगता था कि मैं इस जॉब को छोड़कर यहाँ से चले जाऊं। हालांकि इन सब की वजह से उसका ध्यान सिर्फ मेरी ही तरफ रहता था। इस वजह से वो ऑफिस का काम भी नहीं कर रहा था, और यही लापरवाही के चलते बॉस ने उसे नौकरी से निकाल दिया। इन सब के बाद मुझे लगा कि फाइनली अब सब कुछ ठीक हो गया है और मैंने राहत की सांस ली। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो रात मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात होने वाली है। मेरा घर एकदम एकांत एरिया में था, जहां आसपास कोई भी घर नहीं था। उस रात जब मैं ऑफिस से घर को पहुंचा तब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि झाड़ियों के पीछे कोई है। मैंने जोर से चिल्लाया कि कौन है वहां, सामने आओ, लेकिन कुछ भी हलचल नहीं हुई। तभी मैं अपने गेट का लॉक खोलने लगा
और गेट खोलने के तुरंत ही बाद राहुल आकर मेरे हाथों को पकड़ लेता है। मैं उससे अपना हाथ छुड़ाने लगा और उसे धक्का देकर तुरंत अंदर की ओर भागा और डोर को अंदर से लॉक कर दिया। वो चिल्ला चिल्ला कर यही सब बोल रहा था कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, मैं नहीं जी सकता, व्हाटएवर। जिसके बाद मैंने विंडो की तरफ देखा और पुलिस को कॉल किया। कुछ समय के बाद उसका चिल्लाना बंद हो जाता है और पुलिस भी वहां पर आ जाती है, लेकिन पुलिस को छानबीन करने के बाद भी वहां पर कोई नहीं मिलता। जिसके बाद वो लोग मुझे सावधान और सतर्क रहने के लिए कहते हैं और डोर को अच्छे से लॉक करके सोने के लिए भी कहते हैं, और वो ये कहते हुए कि अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो हमें इन्फॉर्म करना। मेरे घर से चले गए। मैं सब कुछ लॉक करके अपने बेडरूम में जाकर सो गया। लेकिन तभी मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे बेडरूम की खिड़की खुली हुई है। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, राहुल मेरे बेड के नीचे से निकला और मेरे मुंह को जोर से दबा दिया ताकि मैं ज़्यादा आवाज़ ना कर सकूं। जिसके बाद वो मुझसे कहने लगा, घबराओ मत, मैं तुम्हारा रेप नहीं करूँगा, मैं तो तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। मैंने जैसे तैसे साइड में रखा हुआ लाइट लैम्प की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, उसे लेकर उसके सर में फोड़ दिया और उसे धक्का देकर वहाँ से जाने लगा। लेकिन मेरे डोर को खोलने के पहले ही वो मुझे पीछे से आकर जकड़ लिया। उसने कहा कि क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा, मैंने जो तुम्हारे लिए किया, इतना सब क्या कोई तुम्हारे लिए कर सकता है। तुम क्यों मुझे तकलीफ दे रहे हो, मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करते हो। अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों करते मुझसे दोस्ती, क्यों बिताते मेरे साथ इतने हसीन पल। मैंने उससे चिल्ला चिल्ला कर कहा कि सुन, तुझ जैसे इंसान का कभी कोई दोस्त बन ही नहीं सकता। मैंने तुझे अच्छा दोस्त समझा, लेकिन तू तो कुछ और ही निकला। और फिर भी मेरी बातों को इग्नोर करके मुझसे पूछे जा रहा था कि कह दो तुम भी मुझसे प्यार करते हो, प्लीज कह दो, वरना मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। तभी मैंने अपने पैरों के बल से उसे पीछे की तरफ धक्का दिया और वो सीधा जाकर उस बड़े से आईने से टकरा जाता है, जिससे कि वो आईना उसके ऊपर ही फूट जाता है। और मौका देखते ही मैं वहां से तुरंत बाहर की ओर भागा। उस हाथापाई के चलते मैं अपना फोन अपने साथ रखना ही भूल गया और नंगे पांव ही वहां बाहर भागे जा रहा था। इतनी रात को भला मुझे कौन मिलता जिसके फोन से मैं पुलिस को कॉल कर पाता, लेकिन थैंक गॉड एक आदमी मुझे रास्ते पे मिला जिसका फोन लेकर मैंने पुलिस को फोन लगाया। मैंने आसपास भी देखा कि कहीं वो मेरा पीछा तो नहीं कर रहा, लेकिन कहीं पर भी कोई नहीं था। मौका वारदात पे पुलिस भी वहां पर आ जाती है, जिसके बाद वो मेरे घर की तलाशी लेने लगती है, लेकिन मेरे घर में तो कोई भी नहीं था मगर राहुल के खून के बूंदों के निशान जमीन पर थे, जिन खून की बूंदों का पुलिस पीछा करने लग जाती है। और पीछा करते करते वो रेलवे ट्रैक पर आ जाते हैं, जहां पर उन्हें किसी की लाश मिलती है जो कि ट्रेन से पूरी तरह से पिसा चुकी थी। यहाँ तक कि ये भी पहचानना मुश्किल था कि वो किसी इंसान की ही लाश थी या फिर किसी जानवर की। हालांकि फटे कपड़ों को देखकर ही लग रहा था कि वो किसी इंसान की ही लाश थी, लेकिन वो खून से इतने सने हुए थे और इतनी पूरी तरह पिसा चुके थे कि ये भी कह पाना मुश्किल था कि वो कपड़े राहुल के ही थे या नहीं। इन सब के बाद से राहुल का दिखना बंद हो गया, लेकिन 7 से के बाद से मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मुझे अब भी ऐसा लगता था कि कहीं वो मुझे देख तो नहीं रहा है। मुझे हमेशा ऐसा फील आता है, ऑफिस में भी, बस में भी, कि वो मुझे कहीं दूर से, कहीं छुप कर घूर रहा है।